इथून ओके. कोणता पहिला का दुसरा? प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में क्या डिफरेंस बताया था? सेल एनवेलप. कोई भी ऑर्गेनिज्म में सेल एनवेलप क्या होगा? द आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर. ठीक है, सेल मेम्ब्रेन है क्या? ये सबसे आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर होगी जो बैक्टीरिया में प्रेजेंट रहते हैं. प्रोकैरियोट यूकैरियोट में एग्जांपल ने बताया था फंगस, अलगी यानी प्लांट और एनिमल एंड प्रोटिस्ट. ये जितने भी एग्जांपल है ये सभी एग्जांपल क्या होंगे? यूकैरियोट के. और प्रोकैरियोट का एग्जांपल क्या रहेगा? सिर्फ बैक्टीरिया. बैक्टीरिया सिर्फ एक ही प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म की अलग से किंगडम है. बाकी जितने भी ऑर्गेनिजम्स है वो सभी ऑर्गेनिजम्स इसमें आएंगे यूकैरियोट में. सो ये जो प्रोकैरियोटिक सेल ऑर्गेनिज्म है, ये प्रोकैरियोटिक सेल ऑर्गेनिज्म में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गन नहीं रहते हैं. मतलब ऐसे ऑर्गन जिनके ऊपर मेम्ब्रेन रहेगी ऐसे ऑर्गन नहीं रहते. बट ये छोड़ के ऐसे बहुत सारी चीजें रहती है एक सेल के अंदर, प्रोकैरियोटिक सेल यानी बैक्टीरियल सेल के अंदर, जो उनके मेटाबॉलिज्म में हेल्प करती है. ठीक है, अब सबसे आउटरमोस्ट कल का लेक्चर मिल जाएगा ग्रुप में, बाद में सेंड करेंगे. सेल एनवेलप इज द आउटर मोस्ट लेयर. अब ये जो आउटर मोस्ट लेयर है ये प्रोटेक्टिव रहती है और ये एक कंपाउंड लेयर है. कंपाउंड लेयर क्यों बोला है? क्योंकि यहाँ ये सिर्फ एक लेयर से नहीं बनती, यहाँ पे 3 अलग अलग लेयर रहती है. ठीक है, उसमें से सबसे आउटर मोस्ट या फिर सबसे बाहर की तरफ जो रहेगी वो है ग्लाइकोकैलिक्स. ठीक है, ग्लाइकोकैलिक्स जो है इट इज द आउटर मोस्ट लेयर. It is the outer layer, generally hard. जब ये हार्ड रहती है तब उसको कहते हैं कैप्सूल. ठीक है, ये ग्लाइकोकैलिक्स जो है वो सेल वॉल के ऊपर की लेयर है. ठीक है, हर चीज में हर सेल के ऊपर सेल वॉल रहती है एक्सेप्ट एनिमल सेल. एनिमल सेल छोड़ के जितने भी ऑर्गेनिज्म उनके ऊपर सेल वॉल रहती है. तो ये सेल वॉल के ऊपर ये जो प्रोटेक्टिव लेयरिंग रहेगी उसको बैक्टीरिया में कहते हैं ग्लाइकोकैलिक्स. अब ग्लाइकोकैलिक्स जो रहता है वो आउटर लेयर हो गई, मतलब जितने भी सेल एनवेलप है उसमें से सबसे आउटर मोस्ट लेयर. दूसरा, इट इज मेड अप ऑफ मैक्रोमोलेक्यूल. मेड ऑफ मैक्रो यानी बड़े. इट इज मेड अप ऑफ मैक्रोमोलेक्यूल, generally hard. When it is hard, it is called capsule or slimy and sticky. एक तो ये हार्ड रहेगी या फिर स्लाइमी या स्टिकी रहेगी. ठीक है, तो ये जो स्लाइमी और स्टिकी जब रहेगी तब उसको नाम दिया जाता है स्लाइम लेयर. तब उसको नाम दिया जाएगा स्लाइम लेयर. और जब हार्ड रहती है तब उसको कहते हैं कैप्सूल. ये जो कैप्सूल रहती है सभी बैक्टीरिया में प्रेजेंट नहीं रहेगी. कैप्सूल जो रहते हैं वो कुछ ही बैक्टीरिया में प्रेजेंट रहेंगे. और जिस बैक्टीरिया में या जिस प्रोकैरियोट में कैप्सूल प्रेजेंट रहता है उनको कहेंगे अपन एनकैप्सुलेटेड बैक्टीरिया. उनको कहेंगे एनकैप्सुलेटेड बैक्टीरिया या प्रोटेक्टिव, उसके ऊपर एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिव लेयर रहती है इसकी वजह से. और कुछ बैक्टीरिया ऐसे रहते हैं जिनके ऊपर ग्लाइकोकैलिक्स नहीं रहता. ठीक है, सो ग्लाइकोकैलिक्स ये एक लेयर हुई. उसके बाद दूसरी लेयर आती है सेल वॉल. ठीक है, सेकंड लेयर जो रहेगी ग्लाइकोकैलिक्स के बाद वो रहेगी सेल वॉल. अब सेल वॉल जो रहता है वो थिक स्ट्रक्चर रहता है एंड इट प्रोवाइड्स डेफिनाइट शेप टू द सेल. It provides definite shape to cell and lie next to the plasma membrane, and it is generally made up of peptidoglycan. पेप्टिडोग्लाइकन या उस कंपाउंड को कहते हैं म्यूरिन.
म्यूरिन एंड लिपिड्स। सो ये जो सेल वॉल रहेगी ये दो कंपाउंड से बनी रहेगी, लिपिड और पेप्टिडोग्लाइकन। पेप्टिडोग्लाइकन का दूसरा नाम क्या रहता है? यूरिन। अब ये दोनों कंपाउंड जो रहते हैं वो सभी बैक्टीरिया में एक ही परसेंटेज या एक ही तरीके के नहीं रहते हैं। जैसे कुछ बैक्टीरिया जो रहते हैं उनमें पेप्टिडोग्लाइकन का परसेंटेज ज्यादा होता है और कुछ बैक्टीरिया जो रहते हैं उनके सेल वॉल में लिपिड का परसेंटेज ज्यादा रहता है। डिपेंडिंग ऑन द केमिकल कंपोजिशन ऑफ देयर सेल वॉल, द बैक्टीरिया आर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज बेस्ड ऑन द कंपोजिशन ऑफ देयर सेल वॉल। एक जो कैटेगरी रहती है उनको कहते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया या ग्राम पॉजिटिव सेल वॉल। ठीक है, ग्राम पॉजिटिव उनको कहेंगे जिनके सेल वॉल में ज्यादा से ज्यादा क्या रहेगा? पेप्टिडोग्लाइकन और म्यूरिन। और साथ में क्या रहेगा? टिकचॉइक एसिड। साथ में क्या रहेगा? टिकचॉइक एसिड, बट वेरी लेस परसेंट ऑफ लिपिड्स। सो ये वो बैक्टीरिया है जिनमें लिपिड का परसेंटेज कम रहता है, पेप्टिडोग्लाइकन या म्यूरिन का परसेंटेज ज्यादा रहेगा और उसमें एक स्पेशल एसिड रहता है जिसको कहते हैं टिकचॉइक एसिड। सो टिकचॉइक एसिड and large number of peptidoglycan, that is the characteristic character of gram positive bacteria. So जिनके सेल वॉल में म्यूरिन का परसेंटेज ज्यादा रहेगा उन सभी को कहेंगे ग्राम पॉजिटिव सेल वॉल और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, और जिनके इसमें लिपिड का परसेंटेज ज्यादा रहता है उनको कहते हैं ग्राम निगेटिव। ठीक है, ग्राम निगेटिव जो है इनमें ज्यादा से ज्यादा क्या रहेगा? लिपिड, और कम क्या रहेगा? म्यूरिन और पेप्टिडोग्लाइकन। और दूसरी बात, इनमें टिकचॉइक एसिड प्रेजेंट नहीं रहता। ये मेन डिफरेंस रहता है ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया में। यहाँ पे लिपिड का परसेंटेज ज्यादा है, म्यूरिन का परसेंटेज बहुत कम रहेगा। 5% म्यूरिन रहता है, 80 to 95% क्या रहेगा? लिपिड। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में 90 to 95% पेप्टिडोग्लाइकन या म्यूरिन रहेगा और सिर्फ 5% जो है लिपिड रहेगा और कुछ अमाउंट में टिकचॉइक एसिड रहेगा। दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। अब ये सेल वॉल के ऊपर के डिफरेंस से ये दोनों बताई है। अब इसमें ये जो भी लेयर है सेल वॉल की, वो अगर उसका अरेंजमेंट बताना हो तो ये हो गई कैप्सूल, आउटर मोस्ट लेयर। तो कैप्सूल ऐसे रफ भी रह सकती है या स्मूथ भी रह सकती है, बट जनरली रफ रहती है। अब ये जो कैप्सूल है उसके बाद कौन सी लेयर रहेगी? पेप्टिडोग्लाइकन। सो पेप्टिडोग्लाइकन की लेयर जो है वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में कैसी रहेगी? थिक। ठीक है, इसलिए उसको इस तरीके से बताया। ये लेयर हो गई पेप्टिडोग्लाइकन की। अब इसके बाद दूसरी लेयर रहती है प्रोटीन। अब प्रोटीन जो है ग्राम पॉजिटिव में ये पेप्टिडोग्लाइकन की लेयर के साथ क्या रहेगा? लिपिड। बट लिपिड का परसेंटेज बहुत कम रहता है। ठीक है, लिपिड का परसेंटेज बहुत कम रहता है और लिपिड जनरली पेप्टिडोग्लाइकन लेयर के नीचे रहेगा। तो ये जो डॉटेड पोर्शन है ये क्या रिप्रेजेंट करता है? लिपिड और टिकचॉइक एसिड। लिपिड और टिकचॉइक एसिड जो है वो इस सेकंड लेयर में अपन बता रहे हैं, जो रेड कलर के डॉटेड रीजन बताया। अब इसके बाद जो लेयर रहेगी वो रहेगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब ये सेल में ब्लैक कलर की जो बेबी लेयर बताई, ये किसकी हो गई? पेप्टिडोग्लाइकन की। ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया में ये लेयर जो है वो छोटी रहेगी और रेड कलर की जो लेयर रहती है लिपिड की वो सबसे बड़ी रहेगी।
ठीक है। इसका जैसे यहाँ पे जो भी अरेंजमेंट बताया, इसका अपोजिट अरेंजमेंट सेल वॉल का किसमें होगा, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में। अब इसके बाद ये ये दो जो है ग्लाइकोकैलिक्स और सेल वॉल, ठीक है, ये किसका पार्ट हुआ, सेल एनवेलप का। इसके अलावा इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट रहेगा वो क्या रहेगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, नेक्स्ट क्या रहेगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या फिर उसको क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन रहेगी, ये कहां पे रहेगी, इसके अंदर, सेल वॉल के बाहर। और ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, यहाँ पे बहुत सारे फोल्डिंग्स होते हैं। Plasma membrane have number of invagination or invaginated foldings. These foldings are called mesosomes. These foldings of plasma membrane are called or are known as mesosomes. ठीक है, अब यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो भी स्ट्रक्चर है, ठीक है, वो क्या रहेगा, किससे बना रहेगा, लिपिड, प्रोटीन एंड अदर कंपाउंड। लिपिड का स्ट्रक्चर जो रहता है वो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में जब तक लगभग सिमिलर रहता है। लिपिड में सबसे ज्यादा परसेंटेज किसका रहेगा, फॉस्फोलिपिड का, उसके बाद प्रोटीन, और प्रोटीन के अलावा दूसरे कंपाउंड भी रहते हैं। जैसे बैक्टीरिया में भी ऐसे कुछ कंपाउंड है जहाँ पे एक ईथर नाम का कंपाउंड रहता है, वो ईथर प्रेजेंट रहता है। आर्चिबैक्टीरिया में, अगर बैक्टीरिया छोड़ के अगर बाकी के ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं तो फंगस, एनिमल सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के केस में कोलेस्ट्रॉल एक एक्स्ट्रा कंपाउंड है, लेकिन ये कोलेस्ट्रॉल जो है वो बैक्टीरिया में प्रेजेंट नहीं रहता है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल जो है स्टेरॉइड कंपाउंड है। स्टेरॉइड कंपाउंड जो है वो सिर्फ एनिमल में बनता है। ठीक है, सो ये तीन चीजों से क्या बनेंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन इंपॉर्टेंट क्यों है, बिकॉज इट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ए साइट फॉर वेरियस वाइटल मेटाबॉलिक प्रोसेसेस। अब ये वाइटल क्यों है, क्योंकि बैक्टीरिया के सेल में मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनिल्स नहीं रहते। ठीक है, यहाँ पे सेल ऑर्गेनिल कौन सा है एक्स्ट्रा, अगर हम यूकैरियोट और प्रोकैरियोट के बीच में कंपैरिजन करते हैं तो इन दोनों के बीच में जो भी सेल ऑर्गेनिल का कंपैरिजन करते हैं उसमें से राइबोसोम एक ही टाइप का सेल ऑर्गेनिल है जो फ्रीली सस्पेंडेड रहता है बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म में। अब यहाँ पे राइबोसोम के अलावा बाकी जितने भी वाइटल प्रोसेसेस हैं जिसमें एंजाइम, प्रोटीन और कोफैक्टर की जरूरत पड़ती है, वो सभी के सभी एंजाइम, प्रोटीन और कोफैक्टर जो है वो किसमें एम्बेडेड रहेंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। इसलिए इसको क्या बोला है, साइट फॉर वेरियस मेटाबॉलिक प्रोसेसेस। ठीक है, क्यों, बिकॉज various enzymes for these chemical reactions are embedded in plasma membrane. प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ये सारे एंजाइम्स जो रहते हैं वो एम्बेडेड रहते हैं। इसकी वजह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक मेजर साइट है किसके लिए, मेटाबॉलिक प्रोसेसेस के लिए। ठीक है, एंड इट आल्सो दे आल्सो कंटेन रिसेप्टर्स, they also contain receptors। अब रिसेप्टर क्यों चाहिए, क्योंकि हर सेल जो है वो अपने आउटर एनवायरनमेंट के साथ कोई ना कोई इंटरेक्शन रखती है। तो ये जो आउटर इंटरेक्शन जो भी है बाहर के एनवायरनमेंट के साथ हो रहा है, तो बाहर से अगर कोई कंपाउंड आ रहा है तो उसको रिसीव करने के लिए, डिटेक्ट करने के लिए वहां पे रिकॉग्निशन चाहिए। वो रिकॉग्निशन कौन प्रोवाइड करेगा, रिसेप्टर। सो सेल से बाहर जो चीज जा रही है और बाहर से जो सेल के अंदर आ रहा है उसके ऊपर कंट्रोल रखने के लिए रिसेप्टर चाहिए, और जो किस में रहेंगे, इस ब्लू कलर की प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो एक लेयर बताए। उसके अलावा ये जो इन्वेजिनेशन बताया है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, उस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, मेसोसोम्स। उस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, मेसोसोम्स। ओके, सो मेसोसोम्स क्या है, दीज आर इन्वेजिनेशन और folds of plasma
मेम्ब्रेन। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फोल्ड या फिर इन्वेजिनेशंस है जो एक क्लम्प और मास तैयार करते हैं। अब इसका इंपॉर्टेंस क्यों है? क्योंकि जितना क्लम्प बढ़ेगा, जितने ज्यादा फोल्ड रहेंगे उतना, अभी ठीक है वीडियो, अभी ठीक है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब जितने भी रिएक्शन हो रहे हैं वो सब रिएक्शन कहाँ पे हो रहे हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे। सो ये जो एक्स्ट्रा फोल्ड है जिसको हम क्या मेसोसोम, ये एक्स्ट्रा फोल्ड जो है इसका क्या बढ़ाएगा? सरफेस एरिया। सरफेस एरिया ज्यादा है मतलब वहां पे ज्यादा एंजाइम, ज्यादा प्रोटीन और ज्यादा कंपाउंड एम्बेडेड रहेंगे जो मेटाबॉलिक रिएक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है। अब जितने ज्यादा एंजाइम और रिएजेंट्स वहां पे प्रेजेंट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, उतना उसका सरफेस एरिया बढ़ेगा। जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना इजी रिएक्शन होगी, और जितनी जल्दी रिएक्शन होगी उतना मेटाबॉलिज्म फास्ट होगा। ठीक है, तो इसलिए मेसोसोम इंपॉर्टेंस रहता है बिकॉज इट इंक्रीजेस सरफेस एरिया ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सरफेस एरिया ऑफ प्लाज्मा और सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, प्लाज्मा और सेल मेम्ब्रेन का सरफेस एरिया जो है वो बढ़ाते हैं। ओके, ये हुआ प्लाज्मा मेसोसोम और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। अब ये जितने भी मेसोसोम्स रहते हैं इनका फंक्शन क्या रहता है? टू हेल्प इन सेल वॉल फॉर्मेशन। ठीक है, सो ये जो मेसोसोम्स रहते हैं वो सेल वॉल फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। इसके अलावा डीएनए रेप्लिकेशन, सिक्रीशन, डीएनए रेप्लिकेशन, सिक्रीशन एंड सिंथेसिस। ठीक है, इतने सारे चीजों में ये जो मेसोसोम्स रहते हैं ये मेसोसोम्स हेल्प प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से इसका रहना इंपॉर्टेंट रहता है। उसके बाद नेक्स्ट सेल ऑर्गेनिज्म जो है, जो बैक्टीरिया में रहता है उसको कहते हैं क्रोमैटोफोर। ठीक है, जिसको कहेंगे क्रोमैटोफोर्स। क्रोमा मीन्स कलर, ठीक है, क्रोमा मीन्स कलर और फोरोज मीन्स बॉडी। दीज आर कलर्ड बॉडीज। और क्यों कलर्ड है? बिकॉज ऑफ पिगमेंट्स। कौन से पिगमेंट? पिगमेंट्स लाइक बैक्टीरियोक्लोरोफिल एंड बैक्टीरियोफियोफाइटिन। बैक्टीरियोफियोफाइटिन। क्योंकि बैक्टीरिया सभी के सभी हेटेरोट्रॉफ नहीं रहते, कुछ बैक्टीरिया ऐसे रहते हैं जो ऑटोट्रॉफिक रहेंगे। जिस बैक्टीरिया में फोटोसिंथेसिस की मशीनरी अवेलेबल रहेगी वो बैक्टीरिया खुद का खाना खुद बनाते हैं, और ऐसे जो बैक्टीरिया रहेंगे उसको अपन कहेंगे फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। ये जितने भी फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया हैं इनमें क्लोरोफिल जैसे पिगमेंट रहते हैं जिनको नाम दिया गया बैक्टीरियोक्लोरोफिल और बैक्टीरियोविरिडी एंड बैक्टीरियोफियोफाइटिन। ये जितने भी केमिकल कंपाउंड के या पिगमेंट के नाम बताएं, ये पिगमेंट जो मैच्योर या फिर प्लांट पे बिल्ड मतलब फोटोसिंथेटिक एपरेटस रहता है उनके जैसी अरेंजमेंट प्रोवाइड करते हैं। एग्जैक्टली उनके जैसे नहीं रहेंगे बट उनके जैसे अरेंजमेंट प्रोवाइड करते हैं। तो एक यूनिसेल्युलर बैक्टीरिया जो रहेगा उस बैक्टीरिया में ये क्रोमैटोफोर्स फोटोसिंथेसिस का काम करते हैं। सो ये जितने भी क्रोमैटोफोर रहेंगे ये क्लम्प्स बनाते हैं और स्कैटर्ड रहेंगे साइटोप्लाज्म में। ओके, और ये जो है ये सिर्फ इस बैक्टीरिया में प्रेजेंट रहेंगे इन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। ठीक है, ये किस बैक्टीरिया में प्रेजेंट रहेंगे? इन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। इसके अलावा सबसे मेन सेल ऑर्गेनिज्म न्यूक्लियोइड। ठीक है, न्यूक्लियोइड जिसको कहते हैं बैक्टीरियल क्रोमोसोम, जिसको कहते हैं बैक्टीरियल क्रोमोसोम, which is a long circular double stranded
डीएनए। ये लॉन्ग मॉलिक्यूल है, सर्कुलर रहता है एंड डबल स्ट्रैंडेड रहेगा। ये ऐसा मॉलिक्यूल जो रहता है इसको अपन कहते हैं न्यूक्लियोइड। अब न्यूक्लियोइड क्यों बोला है? क्योंकि ये ऑर्गेनिज्म में क्या नहीं रहती, न्यूक्लियस नहीं रहती। सो यहाँ पे न्यूक्लियस नहीं है, बट ये स्ट्रक्चर जो किसके जैसा दिख रहा है, लाइक अ न्यूक्लियस। दैट्स व्हाई वी कॉल देम न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियाई मींस न्यूक्लियस और ऑइड मींस लाइट। ऑइड मींस लाइट। सो ये जो न्यूक्लियोइड रहते हैं ये यहाँ पे प्रेजेंट रहेंगे, साइटोप्लाज्म में एम्बेडेड रहते हैं एंड दे आर क्लोजली एसोसिएटेड विद मेसोसोम्स और क्लोजली एसोसिएटेड विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाया मेसोसोम्स। ठीक है, और माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ोगे तो इसको क्या कहते हैं, बैक्टीरियल डीएनए और बैक्टीरियल क्रोमोसोम। सो ये जो सब सर्कुलर मॉलिक्यूल है ये यहाँ पे ऐसे प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, सो ये ब्लैक कलर वाला सर्कुलर मॉलिक्यूल जो है वो क्या हो गया, न्यूक्लियोइड, और ब्लू कलर वाला जो है वो क्या है, मेसोसोम्स। ठीक है, ये हुई कैप्सूल, ये हुई सेल वॉल। ओके, उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसको कहते हैं मेसोसोम। ये है न्यूक्लियोइड एंड ग्रीन वाले क्रोमैटोफोर। सो इतनी सारी चीजें प्रेजेंट रहती है बैक्टीरियल सेल में, इतनी सारी चीजें प्रेजेंट रहेगी बैक्टीरियल सेल में। और इसके अलावा और दो चीजें रहती है, एक फिब्री एंड पिलार। ठीक है, अब फिब्री और पिलार जो रहते हैं ये दोनों ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, बट ये दोनों का केमिकल कंपोजिशन अलग अलग रहता है। ठीक है, जनरली फिब्री जो रहते हैं वो कैसे रहेंगे, दे आर लार्ज इन नंबर एंड स्कैटर्ड ऑल ओवर द सेल। सेल के ऊपर स्कैटर्ड रहेंगे। ओके, और इसका काम क्या रहता है, इट हेल्प्स इन क्लिंगिंग, इट हेल्प्स इन क्लिंगिंग और अटैचमेंट। और इससे छोटा स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है जिसको कहते हैं पिलार, पीली नहीं, पिलार। ठीक है, सो ये जो पिलार रहता है इसका काम क्या रहता है, इट हेल्प्स इन रिप्रोडक्शन। दीज आर लार्ज देन फिब्री बट लेस इन नंबर। ठीक है, ये नंबर में कम रहते हैं बट ये साइज से फिब्री का कंपैरिजन करेंगे तो ये साइज में बड़े रहते हैं। और इसका काम क्या रहता है, हेल्प्स इन रिकॉम्बिनेशन और ट्रांसफर ऑफ डीएनए। दो बैक्टीरियल सेल के बीच में ये डीएनए ट्रांसफर करता है। सो ये जो भी स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर, ये सेल वॉल होगी, ये सेल वॉल के ऊपर इस तरीके से प्रेजेंट रहेंगे। सो ये स्मॉल पीला है और ग्रीन कलर के थे वो पीला है, एंड उसी के साथ में फिब्री। सो ये हो गया फिब्री एंड
पिला। और इसके अलावा सभी के सभी बैक्टीरिया हैं, लेकिन कुछ बैक्टीरिया ऐसे रहते हैं जिनमें एक एक्स्ट्रा लोकोमोटरी स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है, क्योंकि पिलाय और फिब्रिक ये सिर्फ अटैचमेंट में हेल्प करते हैं, और फिब्रिक तो सिर्फ अटैचमेंट के लिए के लिए रहेगा, एंड पिलाय जो है डीएनए ट्रांसफर करने के लिए यूज होता है। बट इसके अलावा भी यहाँ पे एक एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है जो उनको लोकोमोशन में हेल्प करता है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह मूव होने में हेल्प करता है, उसको कहते हैं फ्लैजेला। So, ये जो फ्लैजेला रहता है ये कहाँ से डिराइव होगा? इट डिराइव्स फ्रॉम प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये फ्लैजेला जो रहता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से डिराइव होता है, ओके, और इट इज जनरली मोर लार्जर, than rest of the two outputs। ठीक है, ये जो एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर रहेगा ये क्या रहेगा? फ्लैजेला। ये जो एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर रहता है इसको क्या कहते हैं? फ्लैजेला। सो फ्लैजेला लोकोमोशन में हेल्प करता है, फिब्री अटैचमेंट में हेल्प करेगा, और पिलाय डीएनए ट्रांसफर में हेल्प करता है। ठीक है, अब ये तीनों स्ट्रक्चर में डिफरेंस क्या है? तीनों भी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, बट फ्लैजेला, फिब्री और पिलाय ये तीनों जो प्रोटीन से बनते हैं ये अलग अलग रहते हैं। फ्लैजेला फ्लैजेलिन प्रोटीन से बनता है, ठीक है, फिब्री और पिलाय फ्लैजेलिन प्रोटीन से नहीं बनते। इसके फ्लैजेला के ऊपर एक एक्स्ट्रा मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहती है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन है। एक सेल में एक फ्लैजेला भी रह सकता है, 2 भी रह सकते हैं, 10 भी रह सकते हैं, या फिर 100 भी रह सकते हैं। ठीक है, सो फ्लैजेला का नंबर स्पीसीज टू स्पीसीज वैरी करता है। ठीक है, बट जनरली फिब्री और पिलाय जो रहता है उनका नंबर फेयरली एवरेज रहता है हर बैक्टीरियल सेल में। ओके, ये सब हुआ बैक्टीरिया के बारे में। इसमें कुछ पूछना है? फोटो निकालना है तो निकाल लो, कोई क्वेश्चन है तो पूछ। इसके हुए प्रोकैरियोट के, नेक्स्ट यूकैरियोटिक सेल हो गया। यूकैरियोट में कैप्सूल जैसा स्ट्रक्चर नहीं रहता, सिर्फ कुछ ही ऐसे स्पेशलाइज्ड सेल रहते हैं जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यूज होते हैं। सो ऐसे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यूज होने वाले जो सेल है सिर्फ उसके ऊपर ही एक एक्स्ट्रा लेयर रहती है, बट वो भी सेल वॉल का या प्लाज्मा मेम्ब्रेन का डेरिवेटिव रहता है। बैक्टीरिया के केस में जो कैप्सूल या स्लाइम लेयर जैसा स्ट्रक्चर था वैसा यूकैरियोट में प्रेजेंट नहीं रहता। यूकैरियोट में जनरली आउटरमोस्ट लेयर कौन सी रहेगी? सेल वॉल। यूकैरियोट में जनरली आउटरमोस्ट लेयर कौन सी रहेगी? सेल वॉल। अब यूकैरियोट में फंगस, प्लांट और एनिमल एंड प्रोटिस्ट ये 4 ग्रुप आते हैं। उसमें से एनिमल में सेल वॉल नहीं रहती। सेल वॉल किस में रहती है? सिर्फ प्लांट, बैक्टीरिया, फंगस एंड प्रोटिस्ट। उसमें से प्रोटिस्ट जो है उसमें से फंगस और प्रोटिस्ट एंड प्लांट ये 3 यूकैरियोट में। बैक्टीरिया जो है वो प्रोकैरियोट है। बैक्टीरिया के सेल वॉल में क्या रहता है वो अभी देखा। अब ये जो एनिमल ने प्लांट और फंगस की सेल और इनमें क्या डिफरेंस रहेगा? देयर केमिकल कंपोजिशन। ओके, अब जनरली सेल वॉल जो बनी रहती है, इन केस ऑफ प्लांट सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज माइक्रोफाइबर। सेल्यूलोज कौन सा कंपाउंड है? सेल्यूलोज कौन सा कंपाउंड है? सेल्यूलोज कौन सा कंपाउंड है? इसमें आता है, बताओ। सेल्यूलोज मिक्स कंपाउंड है क्या? अच्छा, मिक्स मतलब क्या? कैसा मिक्स है? अरे मिक्स म्हणजे काय आहे? कशासोबत मिक्स आहे? अरे आताच बायोमॉलिक्यूल झाला ना, सेल्युलोज कोणत्या कॅटेगरीमध्ये येते? कशापासून बनते?
सेलुलोज काय से बनता है और किस कौन सी कैटेगरी में आता है? बताओ जल्दी, कैटेगरी में आएगा? ग्लूकोज से मतलब कौन सी कैटेगरी में आएगा? पॉलीसैकेराइड। और पॉलीसैकेराइड किसकी कैटेगरी, कौन किसका ये ग्रुप है? पॉलीसैकेराइड किसका ग्रुप है? हाँ, होमोग्लाइकन से बराबर है। पॉलीसैकेराइड में सब कैटेगरी रहेगी होमोग्लाइकन। तो ये ग्लूकोज से बना हुआ होमोग्लाइकन जो पॉलीसैकेराइड में आता है, ये कौन से बायोमोलिक्यूल का एग्जांपल है? कौन से बायोमोलिक्यूल का एग्जांपल है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है, ऐसे कंपाउंड को क्या कहेंगे? अरे तीन चीजें बराबर बताई, मेन नाम नहीं पता क्या? मूवी देखी और पिक्चर का नाम ही नहीं पता, ऐसे बात कर रहे हैं। अरे एवढं सगळं सांगितल्यावर काय? अरे राम आहे, लक्ष्मण आहे, सीता आहे, हे काय आहे? कोणती कथा सुरू आहे? महाभारत शुरू है कि रामायण शुरू है? ये तीनों कैरेक्टर रहेंगे तो हाँ आते हैं जो ग्लूकोज से बनते हैं। ये तीनों चीजें कौन से बायोमोलिक्यूल में पढ़ाई थी? चार में से कौन सा बायोमोलिक्यूल है इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन रहता है? कार्बोहाइड्रेट्स। इतना टाइम लगता है कि इस बात बताने के लिए? सो ये क्या है? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट से सभी लगभग सभी सेल वॉल बनती है, बट प्लांट के केस में सेलुलोज जो पॉलीसैकेराइड होमोग्लाइकन्स का एग्जांपल है, इसके माइक्रोफाइबर बनेंगे और वो माइक्रोफाइबर्स किस में एम्बेडेड रहते हैं? मिक्सचर ऑफ अदर पॉलीसैकेराइड, ठीक है। हेमिसेलुलोज और इसके अलावा वैसे दूसरे कंपाउंड रहते हैं जो कार्बोहाइड्रेट के डेरिवेटिव है, जो मिला के प्लांट में सेल वॉल बनाते हैं। अगर फंगस की सेल वॉल की बात करते हैं तो फंगस में जो सेल वॉल रहती है उसमें कौन सा कंपाउंड रहता है? काइटिन, जो भी किसका डेरिवेटिव है? पॉलीसैकेराइड का डेरिवेटिव, व्हिच इज ए हेटेरोग्लाइकन और हेटेरोपॉलीसैकेराइड। तो यहाँ पे सेलुलोज जो रहता है वो 90 to 95% परसेंटेज बनाता है किसका? इन केस ऑफ प्लांट सेल वॉल। अगर प्लांट में भी अल्गी की सेल वॉल का कंपैरिजन करेंगे तो अल्गी के सेल वॉल में हेमिसेल्यूलोज का परसेंटेज ज्यादा रहता है, ओके। बट हायर प्लांट्स में हेमिसेल्यूलोज का परसेंटेज बहुत कम रहेगा। हायर प्लांट यानी कौन से? जो रूट स्टेम लीव्स में डिवाइडेड है, जो अपन खाते हैं, वो सब वो क्या हो गए? हायर प्लांट। तो ये जितने भी हायर प्लांट है उनके सेल वॉल में हेमिसेल्यूलोज नहीं रहता, या फिर रहेगा तो बहुत निग्लिजिबल अमाउंट में रहता है। हेमिसेल्यूलोज का परसेंटेज अल्गी के सेल वॉल में ज्यादा रहेगा, ठीक है। सो ये जो जितने भी सेल वॉल है इसमें तीन लेयर रहती है। प्राइमरी सेल वॉल सबसे आउटर मोस्ट जो रहेगी वो रहेगी मिडल लैमेला, जो दो सेल के बीच में रहती है, मिडल लैमेला। उसके बाद रहेगी प्राइमरी सेल वॉल एंड उसके बाद रहेगी सेकेंडरी सेल वॉल, ठीक है। अब ये सब किसमें बताया? प्लांट में, ठीक है। प्लांट और फंगस में जनरली 2 या 3 लेयर रहते सेल वॉल की। सेल वॉल के कितने लेयर रहेंगे? 2 to 3 इन केस ऑफ प्लांट। बट फंगस और प्रोटिस्ट में 2 से 3 लेयर नहीं रहते, ठीक है। उनमें जनरली एक ही लेयर रहेगा या फिर बड़ी मुश्किल से 2 लेयर रहेंगे। बट प्लांट में जनरली 2 सेल वॉल रहते हैं और कुछ प्लांट ऐसे भी रहते हैं जिनमें 3 या 4 सेल वॉल, 4 लेयर रहती है सेल वॉल। अब ये जितनी भी सेल वॉल है, फॉर एग्जांपल प्लांट सेल है, मतलब वो उसको कौन सा शेप रहेगा? हेक्सागोन, ठीक है। प्लांट सेल्स आर जनरली हेक्सागोनल इन शेप। ये जो ब्लैक वाली है ये क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ओके। या फिर इसको अपन तीसरी लेयर भी बता सकते। ये एक हेक्सागोनल लेयर हो गई, मतलब ये एक हेक्सागोनल सेल हो गई क्या? प्लांट सेल। अब इसमें सबसे आउटर मोस्ट जो सबसे इनर मोस्ट लेयर जो रहेगी ब्लैक कलर वाली, ये क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर क्या रहेगी? सेकेंडरी सेल वॉल, ठीक है। सेकेंडरी सेल वॉल ग्रीन कलर की जो है वो क्या रहेगी? सेकेंडरी
सेल वॉल, और ब्लू कलर की जो है वो क्या रहेगी, प्राइमरी सेल वॉल। ओके, और इसके बीच में जो रेड कलर की लेयर बताई, ये क्या है, मिडल लैमेली और मिडल लैमेला। सो मिडल लैमेला जो रहता है वो बाकी सभी सेल के बीच में प्रेजेंट रहेगा। ये एक सेल है, इसके साइड में सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ। तो ये जितने भी 7 सेल दिखाए इसमें, ये 7 सेल के बीच में ये रेड कलर का कंपाउंड बताया, ये रेड कलर का जो लेयर रहेगा वो कौन सा रहेगा, मिडल लैमेला। और ये मिडल लैमेला बनता है पेक्टोसेल्यूलोज से एंड इट एक्ट्स एज अ सीमेंटिंग सब्सटेंस। ये जितने भी सेल वॉल है एक दूसरे के साथ अटैच्ड है, ये अटैचमेंट कौन प्रोवाइड करता है, मिडल लैमेला। ठीक है, दूसरा उसके ऊपर आउटर मोस्ट मिडल लैमेला के बाद जो लेयर रहेगी वो कौन सी रहेगी, प्राइमरी सेल वॉल, उसके बाद सेकेंडरी सेल वॉल और थर्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अगर यहाँ पे 3 सेल वॉल है, अगर इसमें 3 सेल वॉल है तो ये ब्लैक कलर की लेयर कौन सी होगी, प्राइमरी। सेकेंडरी के बाद क्या आएगा, टर्शरी सेल वॉल। ठीक है, टर्शरी सेल वॉल, और इसके बाद अंदर क्या रहेगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो रहती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जनरली एजी नहीं रहती, इसके वॉल जो रहते हैं वो जनरली स्मूथ रहते हैं एंड दे आर फ्लेक्सिबल। सेल वॉल जो है जैसे डेफिनेट शेप की रहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन वैसे ही डेफिनेट शेप की नहीं रहेगी। अगर यहाँ पे 3 सेल वॉल है तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, आउट फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड। ठीक है, अंदर वाली प्राइमरी नहीं रहेगी, बाहर से जो है वो प्राइमरी, उसके बाद सेकेंडरी, और सबसे इंटरनल सेल वॉल जो रहेगी वो वे टर्शरी। सो मिडल लैमेला जो सीमेंटिंग सब्सटेंस है, और ये 3 सेल लेयर मिला के क्या बनेगी, सेल वॉल। सो सेल वॉल 3 लेयर वाली, उसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन रहेगी और बाहर मिडल लैमेला रहेगी। सो मिडल लैमेला का काम क्या है, इट एक्ट्स एज अ सीमेंटिंग सब्सटेंस बिटवीन रेस्ट ऑफ द नेबरिंग सेल। और सेल वॉल का मेन फंक्शन क्या रहता है, टू प्रोटेक्ट एंड दूसरा एंड प्रोवाइड डेफिनाइट शेप। सेल वॉल का मेन फंक्शन क्या रहता है कि सेल को एक डेफिनेट शेप प्रोवाइड करेंगे, और दूसरा आउटर मोस्ट लेयर होने की वजह से वो प्रोटेक्ट करेंगे। ठीक है, अब इसमें से मिडल लैमेला जो इट इज मेड अप ऑफ कैल्शियम, मैग्नीशियम, पेक्टेट। ठीक है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पेक्टेट से बनती है, और जो जितने भी सेल वॉल रहेंगी वो किससे बनेंगी, सेल्यूलोज। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन बताया किससे बनती है, लिपिड, मोर स्पेसिफिकली फॉस्फोलिपिड, प्रोटीन एंड अदर कंपाउंड्स, जहां पे ग्लाइकोप्रोटीन या ग्लाइकोलिपिड जैसे कंपाउंड रहेंगे। ठीक है, सो ये जो अलग अलग कंपाउंड है ये मिला के प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनती है। ये अगर हायर प्लांट में सेल्यूलोज और लोअर प्लांट में सेल्यूलोज के साथ क्या प्रेजेंट रहेगा, हेमीसेल्यूलोज एंड गैलेक्टन्स। ये किसमें रहेगा, अल्गी और हैलोइड प्लांट। थैलस वो प्लांट रहेंगे जहां पे रूट स्टेम लीव्स का डिवीजन नहीं होगा। फॉर एग्जांपल अल्गी, अल्गी टेक्निकली प्लांट एक प्लांट है बट वहां पे रूट स्टेम लीव स्ट्रक्चर में रहता, तो उनके इसमें सेल वॉल किससे बनेगी, सेल्यूलोज और हेमीसेल्यूलोज। अगर हम फंगस की बात करते हैं तो फंगस में किससे बनती है सेल वॉल, फंगस में किससे बनती है, काइटिन। एंड काइटिन जो है वो क्या है, बताया था। फंगस में सेल वॉल किससे बनती है, काइटिन से। और काइटिन क्या है, काइटिन किससे बनता है, बताओ बताओ जल्दी। फंगस की सेल वॉल जो रहती है वो किससे बनी रहेगी, भूल गए क्या,
ग्लूकोसामाइन, नाम एंड नाम। सो ये हुआ सेल वॉल के बारे में। अब ये जितने भी सेल वॉल रहेंगे, ठीक है, ये दो सेल वॉल एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहते हैं थ्रू चैनल। इन चैनल्स को कहते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। ये जितने भी चैनल्स रहेंगे जो दो सेल को कनेक्ट करने का काम करते हैं, इन सभी चैनल्स को कहते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। जो एक साइटोप्लाज्म का एक्सटेंशन रहेगा, सॉरी, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन रहेगा, और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो रहेगी वो दूसरे सेल के साथ कंटिन्यू में रहेगी। सो ये जितने भी चैनल्स हैं, ठीक है, ये जितने भी चैनल्स हैं आपको पता है, ये सब क्या है, प्लाज्मोडेस्माटा। ये जितने भी चैनल्स प्रेजेंट है इसको सबको क्या कहेंगे, प्लाज्मोडेस्माटा। और ये जितने भी प्लाज्मोडेस्माटा है, ये प्लाज्मोडेस्माटा सेल के बीच में कंटिन्यूम प्रोवाइड करता है, ठीक है। सो इसका इंपॉर्टेंस प्लांट में क्या रहेगा, प्लांट और बाकी के जितने भी कंपाउंड है उनमें इनका इंपॉर्टेंस क्या है, ये दो सेल के बीच में कनेक्शन प्रोवाइड करते हैं, साइटोप्लाज्म में कंटिन्यूटी प्रोवाइड करते हैं, एंड एनिमल में इनका इंपॉर्टेंस क्या रहता है, ये रिस्पॉन्सिबल रहता है दो सेल के को अटैच करने के लिए। क्यों? क्योंकि एनिमल में सेल वॉल नहीं रहती, आउटरमोस्ट लेयर कौन सी रहेगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अगर आउटरमोस्ट लेयर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है तो वो फ्लेक्सिबल रहती है, उसको रिजिडिटी नहीं रहती, तब सेल को एक दूसरे के साथ कनेक्ट होने के लिए एक्स्ट्रा कनेक्शन चाहिए। वो एक्स्ट्रा कनेक्शन प्लाज्मोडेस्माटा प्रोवाइड करता है, कहाँ पे, एनिमल में। लेकिन प्लांट में मिडल लैमेला जो है, इट एक्ट्स एज अ सीमेंटिंग सब्सटेंस और अ सीमेंटिंग लेयर, ठीक है। तो सबसे पहले ये फंक्शन हुआ इसका, किसका, सेल वॉल का। दूसरा, मिडल लैमेला acts as a cementing layer, और इसका काम क्या है, टू कनेक्ट नेबरिंग सेल्स, ठीक है। आजू बाजू में जो भी सेल्स है उनके बीच में कनेक्शन, इनको कनेक्ट करके रखता है। प्लाज्मा सेल वॉल जो रहती है वो रिजिडिटी प्रोटेक्शन करेगी एंड प्रोवाइड डेफिनेट शेप, एंड इसके साथ ही प्रिवेंट, क्या, कौन, सेल वॉल प्रिवेंट करती है बर्स्टिंग ऑफ सेल। ऑब्वियसली प्लांट है तो रूट में से वहां पे वाटर आएगा, ये जितना भी वाटर यहाँ पे आता है वो सेल के अंदर जमा होता जाता है। अगर सेल के कैपेसिटी के बाहर अगर वहां पे वाटर प्रेजेंट है तो सेल जो है बर्स्ट हो जाएगी। अब जब सेल बर्स्ट हो जाती है तो उसकी वजह से क्या होगा, डेथ हो जाएगी सेल। वो नहीं होना चाहिए, इसीलिए सेल वॉल का रिजिड होना जरूरी है। एंड दैट इज व्हाई प्लांट में इतनी ज्यादा लेयर प्लांट में क्यों प्रेजेंट है, क्योंकि प्लांट जो है सॉइल में रहते हैं, उनको हमेशा पानी लगने वाला है ट्रांसपिरेशन और अपने मेटाबॉलिज्म के लिए। तो हमारे एनिमल में कैसा, हमको अगर पानी चाहिए तो हम पी लेंगे, बट प्लांट में वैसा नहीं रहता। उनका जो भी मैकेनिज्म है उसकी वजह से अगर वहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर वाटर की वजह से बहुत ज़्यादा हो जाता है तो सेल जो टूट जाएगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल रहती है, इसकी वजह से उसको इंजरी होना इजी रहता है। अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन इंजरी हो जाएगा तो सेल वॉल भी बर्स्ट हो जाएगी, सेल वॉल बर्स्ट हो जाएगी तो सेल की इंटीग्रिटी चली जाएगी। वो नहीं होना चाहिए, इसलिए प्लांट के केस में सेल वॉल में इतने ज़्यादा लेयर है, इतने ज़्यादा लेयर की वजह से वहाँ पर सेल वॉल का बर्स्ट में प्रिवेंट होता है, एंड दैट इज व्हाई सेल वॉल्स आर रिजिड, ठीक है, which provides rigidity to the layer. Okay, ये हुआ सीमेंटिंग लेयर हुआ। दूसरा, प्लाज्मोडेस्माटा जो रहता है, और इसको अपन क्या कहेंगे, चैनल्स, और प्लाज्मोडेस्माटा provides cytoplasmic continuity.
कहाँ पे प्रोवाइड करेगी? बिटवीन नेबरिंग सेल्स। ये जितने भी सेल्स एक दूसरे के साथ प्रेजेंट है, उन दोनों के बीच में साइटोप्लाज्मिक कनेक्टिविटी और कंटिन्यूम कौन प्रोवाइड करेगा? प्लाज्मोडेस्माटा। अब ये जो भी प्लाज्मोडेस्माटा है, इन सब का काम क्या रहता है? ये जो प्लाज्मोडेस्माटा है, टू ट्रांसपोर्ट, इसका ट्रांसपोर्ट करेंगे, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, मिनरल, आयंस, हॉर्मोन्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड और सिंपली एनीथिंग, इन शॉर्ट मटेरियल्स। सो ये जितने भी मटेरियल्स के बीच एक्सचेंज होगा दो सेल के बीच में, और किसके थ्रू होगा? प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू। ठीक है, और इसमें एक पॉइंट है, plasmodesmata can also transport on receiving specific signal only. ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो रहता है वहां पे कुछ स्पेसिफिक, ये जितने भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इनके इसमें क्या रहेंगे? रिसेप्टर। ये जितने भी रिसेप्टर रहते हैं वो सभी के सभी मॉलिक्यूल को कौन से भी कभी भी कोई किसी भी डायरेक्शन में ट्रैवल नहीं करते, वो स्पेसिफिक मॉलिक्यूल के ट्रांसपोर्ट के लिए ही बनते रहेंगे। जैसे वाटर मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट करना है तो अलग टाइप के प्लाज्मोडेस्माटा रहेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड को मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट करना है तो अलग टाइप के रहते हैं। और ये कब वर्क करेंगे? जब ये चैनल के बाजू में जो प्रोटीन है, रिसेप्टर प्रोटीन, ये जब तक स्पेसिफिक सिग्नल प्रोवाइड नहीं करते तब तक ये ट्रांसपोर्ट नहीं होगा, तब तक ये ट्रांसपोर्ट नहीं होगा। इसलिए हर प्लाज्मोडेस्माटा का चैनल एक जैसा काम नहीं करता, उनमें कुछ ना कुछ डिफरेंस रहता है। ठीक है, और ये जो कनेक्शन है, ये रेड कलर का जो चैनल बताया, ये किसका एक्सटेंशन है? इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये रेड कलर के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन बताई, तो ये चैनल में जो दो दंडियां बताई वो क्या है? इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन व्हिच प्रोवाइड्स ए चैनल कॉल्ड प्लाज्मोडेस्माटा। ठीक है, इसमें कुछ पूछना है या जब कभी विचारायचं किंवा काय नाही समजला ना?